हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय, आपका दोस्त, अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैंने सभी एग्ज़ाम में लगभग अब जो पूछा ही जाता है, तो एक ऐसा टॉपिक लिया है जिससे 5 और 6 क्वेश्चन लगभग सब एग्ज़ाम में अब आने लगे हैं। कंप्यूटर है, जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं इस क्लास में, और एडवांस भी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये वीडियो। सिर्फ एक ही इस वीडियो से आपके जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं लगभग बन जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में हो। फ़िलहाल तो ये वीडियो के लिए टारगेटेड है, बट ये सारे एग्ज़ाम जैसे इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है वो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं हम। आज की हमारी क्लास कंप्यूटर साक्षरता, जो कि लगभग अब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं सब में गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना चाहिए, ताकि वो खुद से भी अपना काम और ये चीज़ें कर सकें। इसलिए वो 5 और 6 क्वेश्चन लगभग आपको एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेंगे। नहीं अगर इंक्लूड रहता है तो भी क्वेश्चन 2-3 आ ही जाते हैं, इंक्लूड है तो क्वेश्चन 5 से ज़्यादा आएंगे ही आएंगे। तो लास्ट तक देखिएगा क्लास। तो कंप्यूटर, चलिए जानते हैं कंप्यूटर साक्षरता। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना। सिंपल सा समझ लीजिए, कंप्यूटर का मतलब है एक गणना करने वाली मशीन। इसकी सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई इसकी बिट होती है, और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। इनपुट डाटा, जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है हम उसे प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम, चलिए प्रोग्राम क्या होता है? एक सूचनाओं का संग्रह होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर उसके बाद उसमें डेटा प्रोसेसिंग होता है। डेटा सब प्रोसेसिंग के बाद वो चेक करते हैं कि डेटा कहाँ जाना है, किस तरह का है, तो वो है, उसके पास बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो जैसा कि देखा आपने कि पहले इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर एक मशीन है, वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझ सकती है। तो पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट 0-1 के टर्म्स में कन्वर्ट किया करती है मशीन। उसका डेटा प्रोसेसिंग करती है कि किस टाइप का है, कहाँ जाना है, क्या करना है इसमें। उसके बाद आउटपुट इन्फॉर्मेशन हमें उसका प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है? तो कंप्यूटर की विशेषता बेसिकली देख सकते हैं आप, उसकी गति अधिक होती है, शुद्धता मतलब कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, गलतियाँ नहीं करता है वो। सूक्ष्म संग्रह क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा याद कर सकता है। उसके आंकड़े जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो बहुत विश्वसनीय होते हैं। बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है हर काम के लिए, लगभग आपके सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं होता है। तो डेटा क्या होता है? डेटा या डाटा, तो चलिए देखते हैं। ये अर्थपूर्ण तथ्य, अंक, सांख्यिकी का मिश्रण होता है ये। डाटा मतलब जो भी हम उसमें टाइप करते हैं या पिक्चर देते हैं या फिर जो भी फ्लो चार्ट कुछ भी बनाते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट मिलता है हमें और जो इंक्लूड किया जाता है वही डाटा है। डेटा, देखिए डेटा प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे हम सूचना कहते हैं। मतलब आपने छोटे छोटे पॉइंट लेके उस पर डेटा आपने फीड कर दिया, और जो भी उसका हमें डेटा उसके बाद प्राप्त होगा उसे हम सूचना कहेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने सब पहला कंप्यूटर बनाया था, और इन्हीं कहा जाता है। कंप्यूटर का विकास चलिए देखते हैं भारत में कब हुआ। तो कंप्यूटर का विकास भारत में प्रथम कंप्यूटर 1956 में ख़रीदा गया था। ये 10 लाख रुपए का ख़रीदा गया था विदेश से। इट्स देख सकते हैं कि ये HEC-2M नाम से ख़रीदा गया था। उसके बाद इस कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है, वहाँ पे ये स्थापित किया गया था, कलकत्ता में, याद रखिएगा पहला। और उसके बाद जो स्वदेशी बनाया गया था वो देख सकते हैं, टेफ्रैक थी ये, TIFRAC, ये भारत का पहला बना स्वदेशी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना। सुपर कंप्यूटर कब विकसित किया गया था भारत में? तो सुपर कंप्यूटर भारत में 1988 में विकसित किया था। CDAC एक पुणे की कंपनी है, तो इसने सबसे पहले विकसित बनाया था भारत के सुपर कंप्यूटर, क्योंकि उस समय पूरे विदेश में लगभग सुपर कंप्यूटर बनने लगे थे अपने अपने देश में। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया और जापान। तो इंडिया ने भी अपनी सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। जो CDAC, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि पुणे में इसकी संस्थाएं स्थापित है,
तो वो सुपर कंप्यूटर के ऊपर भारत की काम कर रही थी। उन्होंने बना के सबसे पहले भारत में बनाया था और लागू किया था कि ये देखिए सुपर कंप्यूटर है। उसका नाम से याद रखिएगा, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट भले ना हो, लेकिन 2 चीज़ आपको याद रखना है कि CDEC ने बनाया था और परम 8000 1990 है। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट, कंप्यूटर का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं वर्गीकरण क्या है। तो कंप्यूटर का बेसिकली वर्गीकरण 3 पार्ट में हम करते हैं, अनुप्रयोग के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और आकार के आधार पे। तो उद्देश्य के आधार पे तो समान और विशिष्ट होते हैं। चलिए अपने पहला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है। अनुप्रयोग के आधार पे हम 5 प्रकार का देखते हैं, जो कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, प्रकाशीय एवं क्वांटम कंप्यूटर है। डिजिट का मतलब आप जानते ही अंक होता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर में इंक्लूड होती है या ये सुरक्षित रखता है, तो इसे बाइनरी फॉर्म में सुरक्षित रखता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का मतलब क्या है, सीधे सीधे अंक है, गणना। तो अंक क्या होगा, 0 1, जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो है। तो चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली दाब, तापमान, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। जितनी भी भौतिक राशि रूप में होती है, वो सारी चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं इसमें। ये लगातार जो डेटा है, संकेत हैं, उसको सूचनाओं के रूप में भेजता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर। एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी लेकिन बहुत कम होती है, इसीलिए इसे जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ये आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हो, वहाँ ज़्यादातर होता है। आपने प्रैक्टिकल में ज़रूर देखा होगा एनालॉग, जो बड़ी घड़ियाँ टाइप में होती है, उस टाइप में प्रेशर दिखाता है, दाब, तापमान, ये सब चीज़ें ये आपको दिखाता है। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट देख। तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपने देखा होगा सबसे पहले क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स में ये जो ऊपर के डिजिटल एनालॉग है, इसका मिश्रण होता है। ये चीज़ ज़्यादातर ECG मशीन जो होती है, उस समझ लीजिए वही है ये हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, प्रकाशीय कंप्यूटर हमारा वो कंप्यूटर होता है जो डिजिटल गणनाओं को संपादित करने हेतु दृश्य प्रकाश द्वारा उत्पन्न फोटॉन का प्रयोग किया जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता था कंप्यूटर में डिजिटली जो सिग्नल्स होते हैं, लेकिन उसके जगह फोटॉन का यूज़ किया जाने लगा, जिससे जो इसकी तीव्रता है, मतलब कि गति है, वो ज़्यादा बढ़ गई, जो मदद मिलती है हमें वो उच्च हो गई इसकी। तो ये हो गया क्वांटम। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटर। ये भी पहले कंप्यूटर की तरह ही है, जो सूचनाएं हैं, गणना है, उसको भी 0 1 फॉर्म में ही इंक्लूड करता है और कंप्यूटर पे प्रेषित करता है। बस इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें ऑन ऑफ की सुविधा के लिए एक बटन दिया जाता है, जिसमें आप कभी भी इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिसे डिजिटल फॉर्म में आप रोक सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें जो सूचनाएं हैं वो बहुत स्टेप बाय स्टेप आप वो सेव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही तीव्र होती है, गति से चलती है कंप्यूटर, बहुत ही फास्ट, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। चलिए हम आकार के आधार पर देखते हैं अपना जो नेक्स्ट वर्गीकरण है। तो आकार के आधार पर देख सकते हैं आप, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है, आकार में बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे, और जैसे माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग किया जाता है। और तो आपने देखा होगा आपके पास लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर जो भी है, ये सारी चीज़ें माइक्रो कंप्यूटर ही है। मिनी कंप्यूटर चलिए देखते हैं। मिनी कंप्यूटर हमारा बेसिकली पर्पस होता है, वैज्ञानिक प्रयोग के लिए यूज़ किया जाता है। इस पे एक साथ बहुत सारे लोग अपनी गणना, काम और कर सकते हैं, इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली बड़े बड़े ऑफिसों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी डेटा जाता है, इसमें डेटा स्टोरेज होती है, एक साथ बहुत लाखों लोगों की स्टोरेज डेटा होती है। मान लीजिए यही एयरटेल, मान लीजिए एयरटेल कंपनी है, तो क्या होगा, तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें डेटा देना भी होता है और डेटा स्टोर भी करना होता है। तो हर चीज़ डेटा से ही है, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। सुपर कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटर है, ये हर गणना को चुटकियों में कर जाता है। हर जटिल समस्या जितनी भी है, उसके निदान के लिए सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो ये सुपर कंप्यूटर आज की पीढ़ी की है, हर चीज़ कर सकता है ये, तो उसके बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। कंप्यूटर का विकास चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या
स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर में देख सकते हैं कि सबसे पहले निर्वात नलियों का प्रयोग किया गया था, यूवी ट्यूब का। उसमें धीमी विश्वसनीय अधिक स्थान बिजली खर्च होती थी। ये बहुत ज़्यादा खर्चीली थी क्योंकि मशीन में बहुत बड़ी होती थी आकार में, और इसका यूज़ लगभग डेटा भी सही से एक्यूरेसी नहीं रहती थी, मतलब जितना भी डेटा मिलता था सही नहीं था वो। इसमें देख सकते हैं मशीनी भाषा यूज़ की जाती थी 01 असेंबली भाषा। इसका मुख्य कार्य देख लेते हैं। मेमोरी क्या था, तो सीमित मेमोरी थी इसकी, 5 कार्ड का यूज़ किया जाता था इनपुट में। ये एनालॉग प्रकार के कंप्यूटर थे, भारी भारी। दूसरे इसके बाद आया ट्रांजिस्टर। बिजली का कम यूज़ होने लगा, आकार में छोटे हो गए। इसकी भाषा उच्च हो गई, जैसे कोबाल हो गया, पास्कल हो गया, फोटॉन हो गया। उसके बाद इसे मेमोरी देख लेते हैं। इसमें मैग्नेटिक मेमोरी का यूज़ किया जाने लगा, मैग्नेटिक डिस्क और एनालॉग ये भी था। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। अब बहुत अधिक क्षमता होती है इसमें, आकार और भार में छोटे होते हैं, सामान्य प्रयोजन के लिए यूज़ किया जाता है। ये मुख्य मेमोरी के रूप में मेमोरी हार्ड डिस्क का यूज़ होता है, इसमें डिजिटल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट चरण में कौन सा कंप्यूटर आया। तो ये व्यापक पैमाने पे देख सकते हैं एकीकरण, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, अधिक गति और विश्वसनीयता बढ़ी। वेब आधारित जो अधिक अनुकूलन है, कृत्रिम रूप में सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाने लगा। ऑप्टिकल डिस्क, VCD, ब्लू रे डिस्क, उच्च क्षमता वाले हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत अधिक तेज़, बहुत सतत विकसित किए जा रहे हैं अभी भी, हमारे सुपर कंप्यूटर हैं ये, और ये भी डिजिटल थे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना क्या है। जैसे कि देख सकते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर है, जो कि मैंने बताया था। ज़्यादातर आपको ये तापमान, टेम्परेचर और ये सब सारी चीज़ें गणना करके दिखाते हैं। आपने साइंस की लैब में ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी, या अगर 12वीं में नहीं देखी होगी, अगर बहुत अच्छा स्कूल नहीं है तो आपने इंजीनियरिंग में ये चीज़ें ज़रूर देखेंगे। अगर कोई इंजीनियर है तो वहाँ बहुत चीज़ें रखी होती है, एक्सपेरिमेंट चलता है इस पर। ये देख लीजिए, ये डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो घर में यूज़ होता है ज़्यादातर। और ये है हमारा क्या कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा इसको। देख सकते हैं हॉस्पिटल में वो इसमें टेम्परेचर मशीन, हार्ट बीट, सारी चीज़ें इसमें चीज़ें इंक्लूड करके यहाँ पे दिखाई जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गणना होती है। यहाँ पे जो भी मशीन यू पॉइंट होता है, यू होता है, हो जाता है इधर उधर। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम अपना कंप्यूटर संरचना देखते हैं क्या होता है। इसकी 4 प्रमुख इकाइयाँ हैं कंप्यूटर के भाग। CPU है, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कंप्यूटर का दिमाग भी इसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई पूछते हैं कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो ये CPU को कहा जाता है। कई लोग दूसरी पार्ट याद रखते हैं। क्या CPU के अंदर याद रखिएगा, CPU के अंदर क्या क्या आता है। CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट आता है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आता है। 2 पार्ट होते हैं इसके, CU और AU। ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि CPU एक अलग कंप्यूटर के अलग हार्डवेयर का पार्ट है, लेकिन नहीं, ये CPU के अंदर ही आते हैं। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये, और ALU गणितीय कार्य करता है ये। तो चलिए कुछ देख लेते हैं हम कि जो भी 1024 बाइट्स 1 KB होता है। ये याद रखिएगा, हमें जितने भी MB KB ये सब मिलती हैं, ये वैसे तो बोलचाल में 1000 ही कहा जाता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम पर्पज़ से कभी लेंगे तो आपको नॉलेज होनी चाहिए 1000 नहीं, ये 1024 होता है। कोई भी चीज़ होगी तो उसमें 24 होगा, ये सिर्फ 1000 मत याद रखिएगा। तो जैसे 1 KB कितने के बराबर होता है, तो देख सकते हैं 1 KB हमारा 1024 बाइट्स के बराबर 1 KB। तो 1 MB किसके बराबर होता है, तो 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। 1024 MB किसके बराबर होता है, तो 1 GB बराबर कितना होता है, 1024 MB होता है। 1 TB बराबर कितना होता है, तो 1024 GB होता है। तो ये एक बढ़ने वाला क्रम है, ये भी याद रखिएगा। पहले KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है। ये क्रम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी, ये पहले KB, फिर MB, फिर GB, TB। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना हमारा सेकंड जो इसका पार्ट है कंप्यूटर का, मेमोरी यूनिट। इसमें ज़्यादातर जितने भी मेमोरीज यूज़ किए जाते हैं उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, और निर्मित IC चिप होती है, ये चिप के यूज़ में होता है ये। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पहला इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी या बाय मेमोरी।
जैसे कि टीबी टीबी ये सब आपने देखा होगा, इंटरनल मेमोरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका, इसी के अंदर पार्ट सब पार्ट इसका प्राइमरी मेमोरी क्या क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में भी हम 2 पार्ट से देखते हैं, रैम रोम। रैम का फुल फॉर्म देखिए, जितने भी कंप्यूटर में मैं जितने भी टर्म्स यूज़ करूँगा इंग्लिश में, अगर उसका फुल फॉर्म दे रखा है तो वो मस्ट है, प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा उसको, क्योंकि वो ज़रूर पूछा जाएगा। इसका फुल फॉर्म ज़रूर आता है, तो याद रखिएगा क्या है ये। तो ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये मुख्य मेमोरी होती है, और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए रैम के बारे में जानते हैं हम। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर लाइट आपकी चली गई तो डेटा नष्ट हो जाता है। जैसे देख सकते हैं, डेटा कंप्यूटर बंद होने पे ये नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें कुछ भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते, सिर्फ रीड के पर्पज़ से होता है ये, ओनली रीड, और यही स्थायी मेमोरी होती है। आपका लाइट जाने पे भी ये आपका डेटा सुरक्षित रहता है। इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसके भी सब पार्ट हैं रोम के, तो चलिए देख लेते हैं हम रोम के क्या पार्ट हैं। तो प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद देख सकते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्लीज़ फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा इसका, जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए पहला मैं बताता हूँ फिर से, प्रोम PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये 4 टर्म्स है, प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रीड ओनली मेमोरी इसमें भी सब पार्ट्स हैं। जैसे देखिए क्या क्या होता है रीड ओनली मेमोरी में। तो ये 22 में 3 से सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताया, सेकेंडरी मेमोरी के मेमोरी इसे कहते हैं। इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, पहले एग्जांपल्स का जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो भी आप मोबाइल में भी आप बाहर से इंक्लूड कर रहे हैं डेटा को रखने के लिए, चिप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं ना, तो सेकेंडरी मेमोरी में ही आ जाता है। तो देख सकते हैं क्या क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क होता है, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, कैश मेमोरी, DVD। कैश मेमोरी नहीं होता है, ये कंप्यूटर में इंक्लूड होता है। ये बहुत ही तीव्र गति से चलता है, याद रखिएगा। कौन सी मेमोरी सबसे तीव्र होती है, तो कैश मेमोरी होती है। आपका जब भी डेटा अगर आपका फ़ोन जब भी अगर डेटा ओवर दिखने लगे, तो आप जाके जितने भी ऐप है ना, उसमें जाके कैश मेमोरी आप क्लियर कर दो। आपका डेटा तो नहीं डिलीट होगा, लेकिन जितने भी आपका फालतू की मेमोरी जो कवर की होगा, वो आपका हट जाएगा, तो आपके स्पेस हो जाएगा। तो इसमें देखते सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादातर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क आपने देखा होगा, बाहर से हम डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इंक्लूड करते हैं। TB का यूज़ किया जाता है, जानते हैं आप, डेटा बाइट करके। तो ये हार्ड डिस्क जानते ही होंगे, एक गोल गोल डिस्क होती है मैग्नेटिक की। फ्लॉपी डिस्क भी इसी में आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो बाहर से DVD ED करके डेटा स्टोर करते हैं। आपने कभी एंटीवायरस लिया होगा, तो उसमें देखा होगा कि उसमें एंटीवायरस में CD मिलती है, तो वो क्या बाय मेमोरी रूप में है, कंप्यूटर में इंक्लूड करके उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ये सब भी है, इंक्लूड करके डेटा इसमें सुरक्षित रखा जाता है, उसके बाद इसे अलग कर सकते हैं कंप्यूटर से। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कंप्यूटर का पार्ट, थर्ड पार्ट होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है कि जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोई कि प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर में हर चीज़ चलती है। पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग होता है उस पर, उसके बाद उस पर रिज़ल्ट आता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो वही है। तो इनपुट यूनिट में जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, और मशीनी लैंग्वेज, जो मशीनी लैंग्वेज है बाइनरी में ही समझता है, वो 0 1, उसके अलावा वो कोई लैंग्वेज नहीं समझता। तो इसमें कौन कौन से इसके थ्योरी से ज़्यादा इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो याद रखिएगा जितने भी एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला स्कैनर है, इनपुट जब हम स्कैन करते हैं कोई चीज़, तो ये स्टार्टिंग पर्पज़ होता है। उसके बाद कीबोर्ड, जब टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड होता है, वो इन्फॉर्मेशन हम कुछ दे रहे हैं। माउस जानते हैं, माउस क्लिक करते हैं, उस पर हम टाइप करते हैं। ट्रैक बॉल एक स्क्रॉलिंग करने वाली चीज़ होती है, जैसे माउस होता है, आप घुमाओ तो कर्सर इधर उधर जाता है, वैसे ये भी है। लाइट पेन भी उसी का पार्ट है, किसी पे हम लाइट मारते हैं तो फिर हमें वो पढ़ने के लिए अक्षर मिलता रहता है। जॉयस्टिक भी यही है, ट्रैक बॉल जैसा, स्क्रॉलिंग करने के लिए। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन, OMR, जो भी हम इससे एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी OMR भी एक हमारा यही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर। तो प्लीज़ ये सबसे ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इनपुट डिवाइसेस, इसे एग्जांपल ज़रूर याद रखिएगा। और इस जितने भी फुल फॉर्म प्लीज़ जो बता रहा हूँ वो ज़रूर याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट यूनिट चलिए देखते हैं आउटपुट यूनिट हमारा क्या है। आउटपुट यूनिट हमारा मॉनिटर होता है,
जो कि हम जितने भी इन्फॉर्मेशन देने के बाद स्कैन करते हैं उसका जो आउटपुट आता है मॉनिटर पे ही आता है हमारा, जो स्क्रीन देखते हैं, या फिर उसका ड्रम प्लॉटर होता है, CRT लेड और LCD हमारा ये आउटपुट होता है। LCD का फॉर्म समझ लीजिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। और ये प्रिंटर होता है, जब हम कोई चीज़ ये लिख देते हैं उसके बाद जो आपके आगे प्रिंट आता है, मान लीजिए आपने एडमिट कार्ड निकालने गए तो किसी ने डेटा फीड किया, उसका रिज़ल्ट आपने निकाला, तो वो हमारा आउटपुट यूनिट होगा, प्लॉटर होगा। तो ये आउटपुट सिस्टम है। चलिए देख लेते हैं आगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा, माउस हो गया, जॉयस्टिक्स देख सकते हैं ये। उसके बाद स्कैनर हो गया, फिर वेब कैम हो गया, मतलब जो भी हम अपने तरफ से प्रथम देते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, वो हमारा होता है। माइक हो गया, तो ये हमारा माइक्रोफोन, ये सब हमारा इनपुट डिवाइसेस है। चलिए आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं क्या क्या होता है। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर होता है ये, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन देख सकते हैं, ये होता है। प्रिंटर होता है, स्पीकर हमें, जिससे हमें रिज़ल्ट मिले, डायरेक्टली कुछ करना ना पड़े, तो ये चीज़ नहीं होती। हमने कुछ इंक्लूड किया तब हमें रिज़ल्ट मिल रहा है ना, तो रिज़ल्ट हमारा ये आउटपुट होता है। तो ये चीज़ें कुछ हैं, देख लीजिएगा। चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कब, कौन सी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो चलिए पहली पीढ़ी देखते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में प्रथम इसका ईयर याद रखिएगा, 1955 प्रथम पीढ़ी। तो उसमें सबसे पहले हार्डवेयर में क्या, वैक्यूम ट्यूब, बहुत भारी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, मतलब बिल्कुल समझ लीजिए 1 MB यूज़ करने के लिए भी आपको कमरे के बराबर वाला मेमोरी वाला चाहिए। तो ये बहुत भारी था, ले जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी, पैसे बहुत खर्चीला भी था। मशीनी भाषा वही 01 में यूज़ करते थे। ENIAC इसमें पहला कंप्यूटर है, याद रखिएगा कि ENIAC पहला बनाया गया कंप्यूटर का नाम था ये, जिसका नाम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है ये, IDSAC पहला कंप्यूटर, याद रखिएगा ENIAC बनाया गया था। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर चलिए देखते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा, सॉरी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जगह सही ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा था। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर तकनीक का यूज़ किया जाने लगा। और इसके लिए सबसे बड़ी आकार में ये थोड़े छोटे हो गए थे, तो कम खर्चीले भी हो गए थे, मेमोरी बढ़ गई थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बिल्कुल सही हो गया था ये। इसका ईयर याद रखिएगा, 55 था, लेकिन इसका ईयर 55 से 64 के बीच में ये विकसित किया गया था। ये आकार में छोटे थे, गति में तेज़ थे, और इसमें IBM 7, IBM 7094 और IBM 7090 और CDC, ये इसके लिए कंप्यूटर का यूज़ किया गया था इसमें, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। थर्ड पीढ़ी देखते हैं हम अपने। थर्ड पीढ़ी में इसमें देख लीजिए 64 से 75 के बीच थी। इंटीग्रेटेड IC सर्किट का यूज़ किया जाने लगा, वो कि बहुत ही छोटे होते थे और बहुत ही तीव्र चलते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाने लगा और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा। थर्ड पीढ़ी याद रखिएगा 75 तक है। और उसके बाद इसमें देख लीजिए IBM सीरीज़ इसमें भी है, PDP आकार में छोटे, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग में प्रयोग होता था इसका। चौथा देख लेते हैं, चौथा जो 1975 से वर्तमान है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाने लगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ होता है, बहुत ही तेज़ मूल्य में कम भी होते हैं। तो एप्पल कंप्यूटर इसका रूप देख सकते हैं। सुपर कंप्यूटर जो कि बन रहा है, इसी का एडवांस है। चौथी पाँचवीं पीढ़ी का ही प्रयोग चल के ये सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। और भी चलिए पाँचवीं पीढ़ी देखते हैं, पाँचवीं पीढ़ी में क्या होगा वर्तमान और उससे आगे फ्यूचर के लिए भी यही है। बायो चिप का यूज़ किया जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है, तो अभी भी हो रहा है। इंटरनेट और मल्टीमीडिया कृत्रिम देख सकते हैं, AI इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा है। आप कोई भी डाउनलोड करके कोई भी AI आधारित, सबसे पहले चैट GPT आया, उसके बाद AI आधारित बहुत सारे उपकरण आ चुके हैं आज, आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। सभी भाषाओं को लगभग समझते हैं ये। अत्यधिक तीव्र, छोटे, आसानी बहुआयामी होते हैं ये। IBM नोटबुक और देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो है। प्लैटिनम PC, सन वर्क स्टेशन, ये सारी चीज़ें हैं। ये याद रखिएगा कि AI का यूज़ इसमें होने लगा है, वर्तमान में होने लगा है, और फ्यूचर तकनीक भी जल्दी ही आएगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं इसमें। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली हमारा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस, ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जस्ट जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इस एप्लीकेशन यूज़ सॉफ्टवेयर हम बाहर से इंस्टॉल करके
मतलब कि जैसे हमें किसी मान लीजिए हमें कैटिया या फिर सीधे ड्राफ्ट एडिटिंग पे यूज़ करना है, हमें 3D मॉडल बनाना है, तो क्या उसका सॉफ्टवेयर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो उसी के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान लीजिए ये है कि स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़ करके फिर यूज़ किए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच का सेतु इसे कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं आपका। आप देखेंगे आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो विंडोज़ लिख के आता है। विंडोज़ के और भी सीरीज़ आ गई, अब तो 10 12 भी आ गई है। फिलहाल मैंने एग्जांपल के तौर पे MS कुछ लिखे हैं, MS DOS, लिनक्स, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 12, ये सब चीज़ें इसमें हैं। इसके बिना आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, कंप्यूटर डब्बा है। फंक्शन चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें फाइल सिस्टम होता है, डिवाइस होता है, सिस्टम और प्रोसेस सिस्टम होता है, मेमोरी सिस्टम होता है। कौन कौन से यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसके दो पार्ट होते हैं हमारा, बेसिकली कैरेक्टर यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है हमारा। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करता है। जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे सबसे पहले यही आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर को मशीन में परिवर्तित करता है ये। जितने भी लैंग्वेजेस हैं 0 1 बाइनरी वाले, उसमें परिवर्तित करता है जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। असेंबल हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, इस टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर, चलिए देखते हैं क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर दो विशेष तरह के प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर और मॉडेम से जोड़ने की अनुमति देता है ये डिवाइस डिवाइडर। जो भी आप जैसे आप बाहर से मोबाइल से USB पॉइंट लगा के आप कंप्यूटर में लगाते हो कभी कभी, तो देखो उसमें मैसेज आता है कि अगर सही है तो उसमें लिख के आता है कि इसके लिए आप यस करिए या फिर वो, तो वही उसी चीज़ के बारे में है ये। जब भी बाहर की चीज़ें आप कंप्यूटर हार्डवेयर में कुछ लगाते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, तो उसे एक मैसेज आता है कि यस या नो, और वो आपको वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेसिकली वही चीज़ है यहाँ पे। प्रिंटर, स्कैनर जब भी हम बाहर से मान लीजिए जोड़ते हैं तो उसमें चीज़ें होती हैं, अनुमति लेनी पड़ती है, देती है। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसकी सहायता से कंप्यूटर का रखरखाव किया जाता है ताकि कंप्यूटर सिस्टम बिना किसी व्यवधान के कार्य कर सके। ये हमारा जैसे एंटीवायरस हो गया, सीधे एंटीवायरस समझ लीजिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, और डिस्क क्लीनर हो गया। जितने भी वायरसेस चीज़ होती हैं, काम कर कर कंप्यूटर गर्म हो गया, मान लीजिए एंटीवायरस आ गया, तो उन चीज़ों को देर रख रखाव करता है ये। ऑटोमेटिकली एंटीवायरस हटाता है, कूलिंग करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार ये भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन होते हैं। याद रखिएगा एप्लीकेशन इंस्टॉल के बिना कंप्यूटर मात्र एक डब्बा है। चाहे जितना भी एडवांस कंप्यूटर हो, उसमें अगर एप्लीकेशन नहीं है सॉफ्टवेयर, तो वो कुछ नहीं है वो। तो इसमें बेसिकली ये भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें। जैसे कि देख सकते हैं नीचे कुछ एग्जांपल है इसमें, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। कुछ जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर भी देख लेते हैं। तो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उदाहरण के तौर पे आपको माइक्रो वर्ड और वर्ड परफेक्ट आदि मिलेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट देख लीजिए, लोटस, एक्सेल, गूगल डॉक्स आदि हैं ये। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फैक्स प्रो, ओरेकल, ये सब है। फोर्थ देखते हैं हम अपना, डेस्कटॉप पब्लिक सॉफ्टवेयर होता है। उदाहरण के तौर पे आप एडोब पेज मेकर देख सकते हैं। और उसके बाद एक कोरेल ड्रॉ है आदि है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा हमारा, ग्राफिक्स मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पैकेज। तो इसमें पावर पॉइंट ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं आज के तौर पे कंपनी में। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मैक्रोमीडिया हो गया, वॉल डॉक्स हो गया। तो ये चीज़ें हैं जनरल पर्पज़ के लिए। उसके बाद देखते हैं कुछ सॉफ्टवेयर और यूज़ होने वाले जो भी माइक्रोसॉफ्ट होते हैं अपनी, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का संक्षिप्त रूप होता है MS ऑफिस। इसका प्रयोग कार्यालय संबंधित कार्यों में किया जाता है। सॉफ्टवेयर ऑफिस, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। याद रखिएगा एक सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर में आजकल जनरल ज़्यादातर यही यूज़ होता है कंप्यूटर में। MS ऑफिस सभी जानते हैं, यूज़ करते ही रहते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है जिसके संस्थापक थे पॉल एलन और बिल गेट्स। याद रखेंगे, बिल गेट्स को आपने सबने देखा सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर दो इसके पार्टनर थे, पॉल एलन भी थे। बिल गेट्स एक टाइम में सबसे अमीर रिच हुआ करते थे, परंतु उन्हें दान और ये सब चीज़ों में अब वो ज़्यादा रहते हैं, तो संपत्ति उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 3-4 नंबर पे रहते ही रहते हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ लोकप्रिय संस्करण आपने देखे ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस हो गया, 97, 2000 बहुत चला था, 2000 MS ऑफिस, 2003 MS ऑफिस, 2003 ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP। ये सारे वर्जन हैं जो कि अलग कंप्यूटर में अलग पर्पज़ से यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ज़्यादातर कंप्यूटर में अगर आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं मिलेगा तो फिर ये और विंडोज़ 7 ये दोनों मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 MS ऑफिस के कुछ भाग देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे काम लगभग ऑफिस में इसी से होते हैं, वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये चारों ही ज़्यादातर जितने भी डेटा वाले वर्किंग है उसमें इन्हीं चारों का लगभग यूज़ होता है। तो याद रखिएगा ये क्या किसके पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, जितने भी हमें लिस्ट बनाते हैं, नेम लिस्ट, और जितने भी पैसे दिए हैं ऑफिस के कर्मचारी की, आप देखते होंगे हाजिरी से लेकर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एक्सेल पे की जाती हैं। वर्ड पे जितने भी एडिटिंग होती है, कलर होता है, ये सब चीज़ें वर्ड पे की जाती हैं। जितने भी आप डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जो PDF खुलता है तो वो भी वर्ड पे ही खुलता है। पावर पॉइंट सीधे पावर पॉइंट प्रेजेंट के लिए आता है। इसमें वीडियो से लेके पिक्चर तक आप इंक्लूड करके आपने देखा होगा प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो वो माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट ही होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखते हैं। तो ये भी 4 तरह की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो लो लैंग्वेज स्टार्टिंग की ये है, बाइनरी फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते थे। ये और मशीन लैंग्वेज एक ही तरह की होती है। ये प्रथम पीढ़ी में विकसित की गई थी, 01 मशीनी लैंग्वेज। फिर हाई लेवल लैंग्वेज हमारा 3rd जनरेशन का विकसित किया गया था, तो जब हमारा IC चिप आने लगी थी तब। असेंबली लैंग्वेज 2nd जनरेशन में विकसित किया गया था। चलिए कुछ उस भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। हमें वो इम्पोर्टेंट थ्योरी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमारे इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लोगो हो गया, एल्गो हो गया, और C++ सबने सुना होगा, और जावा हो गया, पास्कल हो गया, ये सब इंक्लूडेड भाषाएं हैं। C#, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, LISP लिस्प और स्नोबॉल। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटर का समूह होता है जो कि एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं का साझा करने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में नेटवर्क जान लेते हैं। नेटवर्क क्या है, एक दूसरे के पास भेजते हैं। यहाँ से आपने अमेरिका को कुछ भेज दिया तो वो नेटवर्क है। तो देख लेते हैं इसके घटक कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले एक सेंडर होता है, जैसे कि आप हो गए, मान लीजिए हम हो गए। उसके बाद माध्यम होता है। माध्यम क्या है, हमारा कंप्यूटर हो गया, कोई वेबसाइट हो गई। उसके बाद रिसीवर, जिसके माध्यम से हमने भेजा, किसने प्राप्त किया, तो रिसीवर हो गया। और इन सारी कार्यविधि जो जिस प्रोटोकॉल के द्वारा की गई, मतलब कि साइट पे की गई, किसने हमें एक्सेस दिया कि हम अपने संदेश को भेजें, IP एड्रेस, ये सब चीज़ें हो गई इसमें। वो आवश्यक उपकरण इसमें क्या क्या होते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। रिपीटर्स होता है, हब होता है, स्विच होते हैं, रूटर्स होता है, गेटवे मतलब जो हमें इजाज़त देता है कि जाइए आप भेज सकते हैं कुछ भी। तो चलिए कुछ देख लेते हैं इसमें। ये असेंबली भाषा के प्रोग्राम आता है, उसके बाद असेंबलर करते हैं, फिर मशीनी भाषा प्रोग्राम हो जाती है। वो कन्वर्ट करके असेंबलर उसको मशीनी लैंग्वेज में, मशीनी भाषा जो समझता है 01 में, उसमें कन्वर्ट कर देता है भाषा को। चलिए असेंबली भाषा के बारे में कुछ जान लेते हैं क्या होता है। असेंबली भाषा में मशीन भाषा की अपेक्षा प्रोग्राम करना सरल होता है। इसमें प्रोग्राम में सुधार करना भी सरल होता है। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जो लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था आपको, ये लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज को सारी चीज़ें मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होंगी जाके बाद में, क्योंकि कंप्यूटर ये मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज समझता ही नहीं है वो। तो चलिए देख लेते हैं। नेटवर्क के प्रकार देखते हैं। आपने लैन, वैन, मैन सुना होगा, तो उसी का एक ही प्रकार है, लोकल एरिया नेटवर्क। आपके घर, ऑफिस, मान लीजिए आपने स्कूल गए होंगे, सॉरी विश्वविद्यालय, तो उसमें देखोगे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में तार कनेक्शन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, तो वो लैन से ही जुड़े होते हैं। छोटे छोटे भवन में डेटा संचरण की गति तीव्र होती है, क्योंकि अगर पास पास में है तो जानते हैं तो गति तीव्र होगी।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा, पहले वैन मैन देख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, ये बेसिकली सिटी से सिटी कवर करता है हमारा। कोई एक्सेल फाइबर केबल के यूज़ टाइप में ये जुड़े होते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा क्षेत्र, ये पूरे सिटी टू सिटी नहीं, ये पूरा शहर टू शहर, राज्य से राज्य कवर करता है, देश से देश कवर करता है, महादेश में फैला नेटवर्क होता है। जैसे बैंक में एटीएम होता है सुविधा, वो वैन का ही यूज़ होता है उसमें। चलिए हम अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स और टर्मिनल को आपस में जोड़ने के तरीकों को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर स्टार और मैश के बारे में पूछा जाता है कि किस तरह के टोपोलॉजी है, थ्योरी दे दी जाएगी, वो कहेगा बताइए कौन सी है। तो ध्यान से देखिएगा इसे, मैश नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें किसी भी नोड से कई मार्ग से संदेश भेजा जा सकता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये सारे नोड्स हैं हमारे, इधर से भी भेजा जा रहा है, इधर से भी संदेश भेजा जा रहा है, इधर से भी, तो किसी तरफ से भी कोई डिफाइन नहीं है, कहीं से भी संदेश आ सकता है विभिन्न नोड्सों से, तो ये मैश होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिंग हो गया। वैसे तो पाँचों हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टार और रिंग में पूछे जाते हैं। और मैश, स्टार नेटवर्क, ये एक केंद्रीय नोड होता है। देखिए जैसे कि देख सकते हैं, एक बीच में एक केंद्रीय नोड है ये, और बाकी नोड्स इससे जुड़े होते हैं। देखिए ये जुड़ा हुआ है सब इससे, संदेश ये सबको भेजेगा और यही सब रिसीव भी करेगा। तो ये स्टार है। रिंग टोपोलॉजी देख लीजिए, रिंग नोड में एक दूसरे से रिंग के द्वारा सब जुड़े होते हैं आपस में, इसमें कोई भी बीच में हब नहीं होता है, डायरेक्ट एक दूसरे से सब रिंग के टाइप में जुड़े होते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, रिंग जैसा है, एक यहाँ फिर एक यहाँ, सब आपस में एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे बढ़ाते रहते हैं, ये यहाँ जाएगा फिर ऐसे, तो रिंग के टाइप में लूप में घूमा करता है संदेश। बस टोपोलॉजी के बारे में समझ लीजिए, बस नेटवर्क टोपोलॉजी, सभी नोड्स को एक केबल के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं कि बीच में केबल है और इसके द्वारा सब जुड़ गए हैं, और ये ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे आप जाला लगाते हैं घर, वो दिवाली के टाइम में, तो एक मेन लाइन खींच के उसमें सब जोड़ देते हैं ना, वही समझ लीजिए, वैसा ही है ये, सारे नोड्स इसमें जुड़े होते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, सभी टोपोलॉजी का संयोजक कहा जाता है। ये लास्ट समझ लीजिए, हाइब्रिड मतलब सारा इंक्लूड होगा इसमें, स्टार मैश सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। देख सकते हैं इसमें एक सोर्स है, उसमें जुड़े हुए हैं, ये मैश हो गया। उसके बाद इसमें भी हर तरफ से संदेश मिल रहा है। उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई हमारी, तो हाँ सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहा है। तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया। कुछ प्रोटोकॉल देख लेते हैं कि किस माध्यम से हम संदेश भेजते हैं, हमारे माध्यम क्या होते हैं। तो ये TCP होता है और IP होता है, इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं। एक वेबसाइट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहले बनाई गई थी, ये कंप्यूटर पे जाएंगे तो यही होता है सबसे पहले। उसके बाद चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से देख लेते हैं, HTML और HTTP। तो ये लैंग्वेज के रूप में जब भी आपने खोला होगा कंप्यूटर या कोई चीज़ आप सॉफ्टवेयर पे कोई वर्किंग करेंगे, तो उसमें देखिए नीचे लिखा होता है HTML पे कर रहे हैं कि HTTP पे कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा। तो इसमें लैंग्वेज के फुल फॉर्म देख लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये दोनों। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये है। तो ICP क्या है, ICP के बारे में हम जानते हैं, ICP क्या है। तो ICP किसी कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने के लिए हमें ICP अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ICP कहा जाता है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए। जैसे देख सकते हैं ये कंप्यूटर है हमारा, हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जोड़ दिया, और उसके बाद वेब यूज़ कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे बाहर आजकल एयरटेल और उस जियो के बहुत से घुमा करते हैं सर्विस प्रोवाइडर कि हमसे ले लीजिए इतने 3 महीने में, कि ये वही चीज़ समझ लीजिए, ये एक तरह से है। FTP के बारे में देख लेते हैं, चलिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसके बारे में जानने से ज़्यादा आपका इसका फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही पूछा जाएगा, क्योंकि 5-6 नंबर क्वेश्चन में फुल फॉर्म ही 1-2 नंबर के आएंगे। तो FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। तो याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। वेबसाइट देख लेते हैं कैसे होता है, वेबसाइट के बारे में कुछ। एक वेबसाइट वेब पेजों का एक समूह होता है, जो किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है, जिसे URL कहते हैं। URL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक वेबसाइट दिया जाता है, कुछ भी आप कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रहे हैं तो ये URL तो देंगे ना, मतलब कोई वेबसाइट की वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो वही URL होता है जो आप लिखते हो।
ये देखिए, तो ये साइट हो गई हमारी वेबसाइट URL। तो www समझ लीजिए, www मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है google.com yahoo.com। कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं। हम कंट्रोल के साथ अगर E करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल के साथ B करेंगे तो बोल्ड, जितने भी जो भी आपने पैरा लिखा है बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ C करके आप करेंगे तो जितने भी आपके स्क्रीन पे डेटा लिखा हुआ है वो सारा कॉपी के रूप में आ जाएगा। डी लिखे हुए हैं तो नीचे चले जाएंगे आप अपने फाइल में। F का मतलब होता है फाइंड करना, तो कंट्रोल F करेंगे तो जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो फाइंड हो जाएगा। आप गो टू होता है G, फिर रिप्लेस के लिए होता है, फिर I लिखेंगे तो इटैलिक, मतलब मान लीजिए पहले ये A लिखा है फिर आपने I दबाया तो ये U हो जाता है टेढ़ा। उसके बाद आपने ये देखिए कि इंसर्ट हाइपर लिंक इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर O इम्पोर्टेंट है, इससे P सॉरी सेंट्रल कंट्रोल P, तो कंट्रोल P प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल S सेव के लिए किया जाता है, कंट्रोल V पेस्ट के लिए क्या किया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कंट्रोल P हो गया हमारा, कंट्रोल S हो गया, कंट्रोल V ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और कंट्रोल V याद रखिएगा। कंट्रोल V के बारे में कभी हम सोचते हैं कुछ और होगा, पेस्ट मतलब ऐसा होगा, लेकिन नहीं। V का हम कंट्रोल्स के साथ अगर V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ कॉपी करेंगे आप तो। उसके बाद W बंद करना है तो कंट्रोल W दबाइए, कट करना है तो कंट्रोल के साथ X दबाइए, अगर रिपीट करने की कोई चीज़ है बार बार लाइंस को तो कंट्रोल के साथ Y दबाइए, और कुछ डिलीट कर दिया है आपने उसको वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ Z दबाइए, अंडू, और रिपीट हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो और F1 हेल्प के लिए। तो चलिए, ये आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्लास थी। कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। कंप्यूटर जितने भी तरह के कंप्यूटर एग्ज़ाम होते हैं और कंप्यूटर उसमें पूछा जाता है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आपके सारे एग्ज़ाम कवर करेगा। जिस चीज़ में कंप्यूटर 5 से 10 नंबर के आते हैं उस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है ये। आपको पढ़ने से कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही वीडियो देखिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आराम से आपको 5-6 नंबर कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। वीडियो की भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैंने क्लास है, तो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए, आज के लिए इतना ही, यही क्लास। नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी क्लास लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।